के यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद संकट में फंसी मनमोहन सरकार को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने समर्थन जारी रखने की घोषणा कर कुछ राहत दी है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार से कुछ मुद्दों पर उनकी सहमति नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उन्हें समर्थन देना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को 2004 से ही बाहर से समर्थन दे रही है। मायावती ने कहा कि इस समय सरकार से समर्थन वापस लेने का मतलब सांप्रदायिक ताकतों की मदद करना होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि डीएमके ने समर्थन वापस नहीं लिया, वो तो सरकार को ब्लैकमेल कर रही है। समाजवादी पार्टी सरकार को अपना समर्थन जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि डीएमके ने राष्ट्रपति को समर्थन वापसी का पत्र भी नहीं भेजा, बस वो तो सरकार को ब्लैकमेल कर रही है। लोकसभा में मंगलवार को महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में कड़ी सजा के प्रावधान वाले बिल को पेश किया गया। इस बिल में महिलाओं पर तेजाब से हमले, उनको घूर कर देखने तथा पीछा करने जैसी हरकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। इस बिल को केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लोकसभा में पेश किया। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लोकसभा में मंगलवार को क्रिमिनल लॉ संशोधन बिल 2013 पेश किया, जिसे दिल्ली में 16 दिसंबर को सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद देश भर में उठे आक्रोश की पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति द्वारा 3 फरवरी को जारी किए गए अध्यादेश की जगह लाया गया है। बिल में भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। रेप और गैंगरेप के मामलों में अपराधियों को कड़ी सजा के मकसद से इस बिल में सश्रम कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अपराधियों को कम से कम 20 साल तक की सजा सुनाई जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट चाहे तो उम्र कैद तक की सजा भी सुना सकती है। इसके साथ ही इस तरह के अपराधों को एक से अधिक बार अंजाम देने वाले अपराधियों को फांसी का भी प्रावधान इस बिल में किया गया है। संसद में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बिल को पेश करते हुए सभी दलों से इसको पास करने के लिए समर्थन मांगा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया है। बैंकों ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। वहीं सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आर्थिक विकास में कटौती और महंगाई में कमजोरी से आरबीआई को कटौती का मौका मिला है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% घटाया है। अब रेपो रेट में 7.5% और रिजर्व रेपो रेट में 6.5% हो गया है। वहीं आरबीआई ने सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया है। सीआरआर 4% पर स्थिर है। बैंक रेट घटाकर 8.5% हुआ है। आरबीआई ने ऊंची खाद्य महंगाई दर पर चिंता जताई है। आरबीआई ने कहा कि ग्रोथ पर फोकस करने के बावजूद दरों में और कटौती करने के लिए ज्यादा गुंजाइश कम है। लिक्विडिटी को सुधारने के लिए ओएमओ का सहारा लिया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक करंट अकाउंट घाटा चिंता का विषय है। हालांकि आरबीआई ने चौथी तिमाही में हालात सुधरने की उम्मीद जताई है। संयुक्त जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं ने सोमवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के वक्त चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी भी मौजूद थे। मंगलवार को गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से हुई मुलाकात और मुलाकात के बाद बीच का रास्ता निकालने पर बन गई सहमति। जाट आरक्षण समिति के नेता जाटों के लिए राज्य स्तर के साथ साथ केंद्रीय स्तर पे भी ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे थे। उनकी सबसे बड़ी मांग यही थी कि राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पे तो जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार राजस्थान को छोड़कर किसी भी राज्य के जाटों को ओबीसी के दायरे में नहीं लाए हुए। इससे पहले चिदम्बरम ने एक कमेटी का गठन भी किया था, जिसके बाद जाट आंदोलन थम गया था। और अब की बार कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने खुद जंतर मंतर पे आके जाटों को आश्वासन दिया कि जिन राज्यों में राज्य स्तरीय ओबीसी आरक्षण मिल गया है, वहाँ केंद्र सरकार भी जाटों को ओबीसी श्रेणी में ले आएंगी, जिसके बाद फिलहाल धरने को स्थगित कर दिया गया है। जाट आरक्षण की ना तो आग मंद पड़ी है, ना ही आंदोलन रुका है। महज फिलहाल कांग्रेस के महासचिव के आश्वासन पे धरने को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि जाटों का एक समुदाय जंतर मंतर पे अभी भी धरने पर बैठा हुआ है। मथुरा में पुलिस की अवैध वसूली के चक्कर में एक युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। वहीं इस मामले में एसओ सहित 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल शेरगढ़ इलाके में भूसा लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर चालक से पुलिस ने एंट्री के नाम पर पैसे मांगे, लेकिन जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया।
हैरानी की बात तो ये है कि मामले को हादसा दिखाने के लिए पुलिस ने उसकी मौत के बाद युवक के शव को सड़क पर पटक दिया और फिर उसे गोली मार दी। इससे गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और शेरगढ़ थाने में आग लगा दी। वहीं जब आक्रोशित भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की तो भीड़ ने भी पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग में भी 3 और युवकों की मौत की खबर सामने आ रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। हंगामे के बाद इस मामले में एक एसओ, एक एसआई व 4 सिपाहियों को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित करते हुए उन पर केस दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज भी जमकर हंगामा हुआ। विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान सूबे में कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना धार्मिक ग्रंथ गीता और कुरान से कर दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आज के दिन भी हंगामा हुआ। दरअसल आज सुबह विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान प्रश्नकाल में सपा सरकार के कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र किसी गीता या कुरान से कम नहीं है, बल्कि ठीक उसी तरह है। फिर क्या था? कैबिनेट मंत्री के इस बयान पर सदन में बहुजन समाज पार्टी ने हंगामा शुरू कर दिया। बीएसपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी हंगामा किया। हंगामे के बीच विधान परिषद की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के मंत्री अपने एक दस्तावेज की तुलना धार्मिक ग्रंथ से कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ, चाहे वो गीता हो या कुरान, की किसी भी दस्तावेज से तुलना करना ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद में सपा सरकार के कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद के बयान पर कांग्रेस ने भी जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी ने सफाई देते हुए ये भी कहा है कि चुनावी घोषणा पत्र की तुलना किसी भी धार्मिक ग्रंथ से नहीं की गई है। आखिरकार सरकार ने भाटी जांच आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रख दिया है। ऐसे में अब सरकार एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई तेजी से पूरी करने की तैयारी कर रही है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि 2 आईएएस अधिकारियों को छोड़कर बाकियों पर जल्द एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल होंगे। कहते हैं भ्रष्टाचार करने वालों को देर सवेर सजा मिलती है। कुछ ऐसा ही भाजपा नेताओं के साथ हो रहा है। रमेश पोखरियाल निशंक की सरकार के दौरान हुए तराई बीज विकास निगम के घोटाले की रिपोर्ट भाटी आयोग ने सरकार को सौंप दी थी और अब सरकार ने भाटी आयोग की रिपोर्ट को सदन में पेश कर दिया है। हालांकि भाजपा ने इस रिपोर्ट के लीक होने पर काफी हो हंगामा मचाया, लेकिन सरकार ने तमाम आरोपों और हंगामे को दरकिनार करते हुए भाटी आयोग की रिपोर्ट सदन में रख दी, जिसके बाद भाजपा नेताओं के चेहरे देखने लायक थे। खुद पूर्व मुख्यमंत्री निशंक तो सदन शुरू होने के 5 मिनट बाद ही विधानसभा से निकल गए। आयोग की रिपोर्ट में साफ तौर पर निशंक और उनके करीबी हेमंत द्विवेदी द्वारा की गई अनियमितता को साबित कर दिया गया है। हालांकि प्रदेश के कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है कि तराई बीज निगम के मामले में आरोपों की जद में आए 2 आईएएस अधिकारियों पर अभी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। उनके अनुसार इनके मामले में सरकार परीक्षण कराएगी, बाकियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज होगी। वहीं हरक ने साफ कर दिया है कि रिपोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे के नाम रहा। अलबत्ता राज्य सरकार हंगामे के बीच अपना विधायी कामकाज निपटाने में सफल रही। सूबे की वित्त मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदय 20 मार्च को आम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र के तीसरे दिन भी विधानसभा में सदन की कार्यवाही सुचारू नहीं चल पाई। विपक्षी बीजेपी ने सिडकुल 2 के जमीन घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हंगामा काटा। भाटी आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होने के बाद विपक्षी विधायक अध्यक्ष के सामने बेल पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल को सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। लेकिन बहुगला सरकार ने इस हंगामे के बीच ही बहुमत के सहारे 5 विधेयक पारित कराने में कामयाबी हासिल कर ली। वित्त मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदय का कहना है कि विपक्ष चाहे सदन की कार्यवाही को सुचारू चलने दे या नहीं, लेकिन वह 20 मार्च को दोपहर बाद 4 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगी। हालांकि उन्होंने इशारों में कह दिया कि जनता पर अतिरिक्त करों का बोझ नहीं डाला जाएगा। बहरहाल राज्य सरकार और विपक्ष दोनों ही अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं। यही वजह है कि बजट सत्र में अभी तक एक दिन भी सदन की कार्रवाई सुचारू नहीं चल पाई है। अब ये देखना होगा कि बजट पेश होते वक्त भी सदन में यही नजारा बना रहेगा या फिर कुछ बदलाव होगा। यूपी के माननीयों को चाहिए और ज्यादा सुरक्षा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायकों ने एक के बजाय 2 मुफ्त गनर दिए जाने की मांग की। विधायकों का कहना है कि गनर के छुट्टी जाने पर उनकी जान का खतरा बढ़ जाता है। वहीं सच्चाई ये भी है कि यूपी में पुलिस फोर्स है ही नहीं और आबादी के हिसाब से ये देश में सबसे कम राज्यों में है। यूपी के माननीय खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के विधायकों की। विधायकों की मांग है कि 2 गनर प्रति विधायक मुफ्त मिले, जिससे उन्हें सुरक्षा मिल सके। मामला उठाया कांग्रेस विधायक दल के वरिष्ठ सदस्य प्रमोद तिवारी ने। कहा, एक गनर के छुट्टी जाने पर विधायक सुरक्षा विहीन हो जाते हैं। प्रदेश की 20 करोड़ आबादी की सुरक्षा के लिए महज 5 लाख पुलिसकर्मी हैं, यानी 1 लाख की आबादी पर कुछ 225 पुलिसकर्मी।
पुलिस के मानकों की माने तो 1 लाख की आबादी पर 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी होने चाहिए। अब अगर माननीयों को 2 मुफ्त गनर दे दिए जाएं तो आम कानून व्यवस्था के लिए फोर्स की तादाद और कम हो जाएगी। ये पहला मौका नहीं जब विधायकों ने अपनी मांग को जनता से पहले रखा है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले आज लिए गए। हालांकि उत्तर प्रदेश में सदन चल रहा है, जिसके चलते क्या फैसले लिए गए हैं इस पे सबके लब सिले हुए हैं। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो कुछ फैसले इस प्रकार हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसमें अब श्रद्धालुओं को मंदिर से मुफ्त प्रसाद और रियायती दरों पर रुकने की व्यवस्था की जाएगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिलों में कुछ संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन जमीन अधिग्रहण को लेकर किए गए हैं। इसके अलावा मेडिकल प्रोटेक्शन बिल में भी कैबिनेट में कई संशोधन किए हैं। साथ ही स्टाम्प एवं रेवेन्यू विभाग के भी कुछ बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सदन के चलते कैबिनेट में लिए गए फैसले बिल्कुल भी लीक नहीं होते हैं, लेकिन ये वही फैसले बताए जा रहे हैं जिनकी घोषणा पहले ही सदन में हो चुकी है। कानपुर में एक पिता के द्वारा कई सालों से 6 बेटियों को बंधक बनाए जाने का मामला जब समाचार प्लस टीम को लगा तो समाचार प्लस की टीम ने प्रशासनिक अधिकारी को इसकी जानकारी दी। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। कानपुर के थाना रेल बाजार क्षेत्र के मीरपुर इलाके में पिता द्वारा अपनी 6 बेटियों को कई सालों से बंधक बनाए जाने की खबर जब समाचार प्लस को मिली तो वहां टीम ने प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और लक्ष्य महिला संगठन के साथ मिलकर घर का निरीक्षण किया, जहां प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की टीम ने लड़कियों से बात की और उनके बयानों को दर्ज कर रिपोर्ट एडीएम सिटी को सौंपने की बात कही है। वहीं अधिकारियों ने लड़कियों को आश्वासन दिया है कि उन्हें जल्द ही इस कैद से छुड़ा लिया जाएगा और पिता पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के आला अधिकारी जब मौके पर पहुंच करके उन्होंने बेटियों को आजाद कराया और उनसे बात करके आला अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट देने की बात कही है और इसके बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। आगरा महल होटल के ऊपरी छत से एक विदेशी महिला खिड़की से कूद पड़ी, जिसके दोनों टांगों में चोट लगी है। पीड़ित महिला का कहना है कि आज सुबह होटल मालिक उसके कमरे में आया और उसके साथ छेड़खानी की है। आगरा में नेहा हत्याकांड की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि इंग्लैंड से ताजमहल देखने आई 30 साल की जैसिका अपने होटल आगरा महल की बालकनी से कूद गई। जैसिका होटल के कमरा नंबर 206 में रुकी थी। मौके पर पहुंची पर्यटन पुलिस जैसिका को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। जैसिका के दोनों पैरों में चोटें आई हैं। जैसिका के साथ ऐसा क्या हुआ कि जैसिका कमरे से कूद गई? वहीं आगरा के एसएसपी ने महिला से बातचीत के दौरान बताया कि आरोपी होटल मालिक सचिन आज सुबह पर्यटक जैसिका के कमरे में पहुंचा और मसाज कराने की कहने लगा। जब जैसिका ने मना किया तो सचिन जबरदस्ती करने लगा तो जैसिका अपनी असमत बचाने को पीछे बालकनी से कूद गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सचिन को हिरासत में ले लिया है और आगरा के पर्यटन थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इंग्लैंड की रहने वाली जैसिका आगरा ताजमहल देखने आई थी। फिलहाल पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर पर थाना पर्यटन में मुकदमा दर्ज कर आरोपी होटल मालिक को हिरासत में ले लिया है। गोरखपुर जनपद के कैंट थाने को बम से उड़ाने की धमकी पर आज पुलिस विभाग में अफरा तफरी मच गई। गोरखपुर का माना जाना थाना कैंट है, जहां पर आज 2 बजे कैंट इंस्पेक्टर के मोबाइल पर मैसेज के जरिए प्राप्त हुआ कि कैंट थाने को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसकी सूचना जैसे ही कैंट इंस्पेक्टर ने अपने आला अधिकारियों को दिया कि आनन फानन में आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। यहां तक कि डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची। थाने के अंदर खड़ी लावारिस गाड़ियों को डॉग स्क्वाड के जरिए जाँच कराई गयी, लेकिन फिर भी कैंट थाने के अंदर कोई भी ऐसे संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई जिससे कुछ बात सामने निकल करके आए। फिलहाल पुलिस उस मैसेज को कहां से आया, किसके जरिए आया, इसकी जांच में जुट गई है। देखना अब यह है कि अफवाह फैलाने वाले को कब तक पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है। हरिद्वार के जिला न्यायालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जुए के एक मामले में जज द्वारा एक युवक को सजा सुनाए जाने के बाद युवक ने कोर्ट में बने शौचालय में जाकर खुद को आग लगा ली। आग की लपटों से घिरे युवक की चीख सुनकर मौके पर पहुंच पुलिस कर्मियों ने आग को किसी तरह बुझाया। विष्णु बागड़िया को हरिद्वार पुलिस ने जुआ खेलते हुए पकड़ा था। उस समय पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की अंतिम सुनवाई मंगलवार को जिला न्यायालय रोशनाबाद में चल रही थी, जिसमें जज ने युवक को 4 माह की सजा सुनाई, जिसके बाद युवक ने कोर्ट में बने शौचालय में जाकर खुद को आग लगा ली। लेकिन वही युवक खुद को बेकसूर बताने में लगा हुआ है। गंभीर रूप से जले युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे दून अस्पताल रेफर कर दिया है।
उत्तराखंड पुलिस के एक सिपाही ने आज थाना क्षेत्र में ही जहर खाकर जान देने की कोशिश की। गंभीर हालत में इस सिपाही को देहरादून के दून अस्पताल में रेफर किया गया, जहां से देर शाम इसे CMI अस्पताल देहरादून में रेफर किया है, जहां डॉक्टरों ने इसकी हालत को गंभीर बताया है। उत्तराखंड पुलिस के एक जवान ने आज ड्यूटी के दौरान जहर खाकर जान देने की कोशिश की। इस